जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच खबर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी है। एक तो ये बात की जा रही है कि जो एक चाइनीज़ डैम बना रहे हैं, और वो बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं, जिसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है, पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि ये जो डैम है, यारलोंग जंगबू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसको इंडियंस कहते हैं कि ये जो यारलोंग जंगबो है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। एक तो आप क्या समझते हैं इसके हवाले से? इंडियंस परेशान हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ा एक सेस्मिकली एक्टिव जोन है, ये एक सुपर डैम है, और वाटर बॉम्ब है फॉर द डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर। एक तो मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। दूसरा, एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म बिल्ड हो रहा है रशिया, इंडिया, चाइना का, और एक ट्रम्प साहब के बारे में भी बात करनी है। लेकिन डॉक्टर साहब, शुरू में ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो चाइनीज़ अगर डैम जो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, डू यू थिंक कि ये इंडिया चाइना का एक वाटर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकते हैं, या ये जो डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, उनके लिए मसला बन सकता है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या चाइना तंग करना चाहता है इंडिया को, या कि उसकी ज़रूरत है ये? तो खबर साहब, ये जिक्र तो एक साल से हो रहा है। मुझे याद है, मैंने एक साल पहले इस पर एक एक्चुअली शो किया था, तो उसके मैंने फोटोग्राफ्स वगैरह भी लगाए थे मेरे शो में। इट्स गोइंग टू बी मतलब एक इंजीनियरिंग मार्वल। इससे पहले जो हुआ था, हूवर डैम कहते हैं, जो यूएस ने बनाया था 1930s में, जो बहुत ही बड़ा डैम था वगैरह। फिर उसके बाद आसवान डैम जो इजिप्ट में बना। तो ऐसे बड़े बड़े डैम्स बनाए थे। तो ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया और बांग्लादेश दोनों। अगर उन्होंने पानी डाइवर्ट कर दिया तो नदियां सूख जाएंगी। और दिस प्रोजेक्ट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब उन्होंने शुरू कर दिया। इट इज नॉट जस्ट एट ए प्रपोजल लेवल, और उसके मतलब इट इज रियली बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है वो। मतलब सुपर डैम जो लफ्ज है उसके लिए, इट इज डेफिनेटली बिग टाइम। तो ना सिर्फ वो पानी के लिए, बट इट विल आल्सो जनरेट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो वो भी है। तो वी विल सी व्हाट हैपेंस। और व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि ये जो इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ उसको बेसिकली पॉज दबा दिया है उस बटन पर। तो लेकिन फॉर इंडिया टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट के पानी कंट्रोल करने 10-15 साल लगेंगे, फॉर इट टू बी एबल टू कंट्रोल पाकिस्तान की तरफ पानी जा रहा या नहीं। लेकिन ये जो डैम चाइना का है, इट्स गोइंग टू हैपन मच फास्टर, कि वो शायद आइंदा 5 साल के अंदर वो बन जाए। और कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से होता है, मतलब रिकॉर्ड लेवल्स में करते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि बिफोर इंडिया कैन यूज द लेवरेज ऑन पाकिस्तान एज पानी, चाइना विल बी एबल टू डू दैट ऑन इंडिया विद दिस डैम। सो इट विल बिकम एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो मतलब एक और रीजन फॉर पाकिस्तान टू रिमेन फ्रेंडली विद चाइना गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इधर का डिटरेंस वो एक किस्म से उधर मिल जाएगा, इफ चाइना इज स्टिल विलिंग टू यूज इट्स रिसोर्सेज फॉर पाकिस्तान ना। अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए इट कैन यूज द लेवरेज हियर, सेइंग आप वहां नल बंद कर दें तो मैं यहाँ नल बंद कर दूंगा। सो ब्रह्मपुत्र, बट पाकिस्तान, चाइना को खुद काफी फ्लडिंग होती है चाइना में। वो जो रिवर आता है, दैट रिवर इज नोन फॉर लॉट ऑफ फ्लडिंग। तो और उसके साइड्स में भी बहुत नुकसान होते हैं, काफी लोगों की जानें भी गई हैं इन द पास्ट। और तो उसके वजह से आपके पास से कुछ आवाज आ रही है, खड़खड़ फैन चल रहा है शायद, मेरे ख्याल से, आई डोंट नो। एनीवे, तो सो द थिंग इज के व्हाट इज हैपनिंग विद दैट इज के चाइना के लिए भी देयर आर 3-4 रीजंस टू डू इट। एक तो टू कंट्रोल द वाटर फ्लडिंग जो हो रही है उनके लिए जो प्रॉब्लम है। और जो दूसरी चीज ये है कि इट हैज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, मतलब इट्स ए डेवलपमेंटल एडवांटेज। एक तो जरूरत है आपको टू कंट्रोल द फ्लड्स वगैरह, जो करना पड़ता है। द सेकेंड थिंग इज के इट इज ए बिग प्रोजेक्ट, काफी रिस्की प्रोजेक्ट भी है, बट इट इज ऑल्सो ह्यूजली प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वाटर मैनेजमेंट और
इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा काम आएगा उनके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि $168 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, सो इज़ वेरी बिग। मूविंग ऑन डॉक्टर साहब, जो एक ये और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वक्त इंडिया के अंदर ये बात चल रही है कि शायद अमेरिकन जो हैं उन्होंने हमारे साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, सो दे आर थिंकिंग कि हमें एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म बिल्ड करना चाहिए, रशिया, इंडिया, चाइना। दैट वाज प्रपोज्ड बैक इन 1990s, लेकिन फिर कुछ ना हुआ और फिर ब्रिक्स एंड एससीओ में चले गए। डू यू थिंक कि ये इंडियंस वुड लाइक दिस मैकेनिज्म टू वर्क, ताकि ग्लोबल साउथ और बाकी कुछ में चीज़ें बेहतर हों और रशिया, इंडिया, चाइना के दरमियान नॉर्मलाइजेशन हो, चाइना इंडिया की नॉर्मलाइजेशन होगी? आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है? लेकिन ये चीज़ इस वक्त एक्टिव है इंडिया के अंदर, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने एक तफसीलन इस पे शो किया था 2-3 दिन, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे अगर टॉप 4 इकोनॉमीज देखते हैं, अगर आप रेगुलर अगर आप देखें तो नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 चाइना है, इस वक्त नंबर 3 जर्मनी है, जापान अभी नंबर 4 है, बट इंडिया इस साल ओवरटेक कर लेगा इंशाल्लाह टू एंड बिकम नंबर 4। साल के आखिर में इंडिया विल बी 4.187, चाइना जापान विल बी 4.18, तो इंडिया विल बी द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, जापान विल बी 5। लेकिन ये नॉमिनल बेसिस पर है, ठीक है, अगर आप IMF का डेटा देखें। लेकिन आप अगर इसको परचेजिंग पावर पैरिटी में एडजस्ट करते हैं तो फिल वक्त नंबर 1 इकोनॉमी इज चाइना, नंबर 2 इज US, नंबर 3 इज इंडिया, नंबर 4 इज रशिया। नॉमिनली रशिया 11 या 12 स्पॉट पे आता है, ठीक है, क्योंकि वो $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन परचेजिंग पावर पे जब एडजस्ट करते हैं वो 7 ट्रिलियन हो जाता है। तो टॉप 4 आर US प्लस RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, जो ब्रिक्स के भी है। और अगर आप वो जो आपने देखा होगा ना, वर्ल्ड पावर इंडेक्स जो है, ग्लोबल पावर इंडेक्स का जो है, अगर उसमें टॉप रैंकिंग अगर आप जाके देखें मिलिट्री पावर की रैंकिंग, तो वो US, रशिया, चाइना, फिर इंडिया है। तो टॉप 4 में US प्लस RIC है व्हेन इट कम्स टू पावर, एंड टॉप 4 इकोनॉमी में विद PPP इज अगेन US प्लस RIC। तो लॉजिकली इट्स लाइक सेइंग कि सेमीफाइनल में RIC और US आ रहे हैं तो दे शुड बी एबल टू बैलेंस द US RIC। प्रॉब्लम ये है कि US के अभी भी यूरोप के साथ ताल्लुकात बेहतर है बनिस्बत ये 3 मुल्कों की आपस में। ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए आप, इंडिया के लिए इट वाज अ मेजर सिक्योरिटी इशू। चाइना तो ऑपोजिट साइड था, ठीक है, इट वाज नॉट विथ इंडिया, इनफैक्ट इट वाज अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, PL-15 दे रहा था, पाकिस्तान के जेट, चाइनीज मेड जेट फाइटर्स पाकिस्तान से लड़ रहे थे, रियल टाइम इंटेलिजेंस वो पाकिस्तान को दे रहा था, नॉट टू इंडिया। रशिया वाज नोवेयर देयर। तो ये RIC वाज नॉट विथ इंडिया, मतलब वहां पे देखें तो इंडिया की मीडिया आई थिंक इज एग्जैजरेटिंग इंडिया का रिबाउंड टुवर्ड्स RIC, क्योंकि ये इंडिया ने नहीं किया, ये लैवरोव ने किया 4-5 महीने पहले। तो लैवरोव ने एक अपनी स्पीच में कहा इट इज अर्जेंट फॉर अस टू रिवाइव RIC। तो लैवरोव का प्रॉब्लम ये है कि धीरे 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 रशिया इज बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन चाइना। मतलब जैसा चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता है वैसे ही चाइना और रशिया का होते जा रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस। तो रशिया ने हमेशा इंडिया का इस्तेमाल किया है टू बैलेंस चाइना। तो अगर आपको याद होगा SCO में पहले इंडिया पाकिस्तान नहीं थे, इट वाज रशिया, चाइना एंड सेंट्रल एशिया। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए रशिया इंडिया को लेकर आया और फिर चाइना ने पाकिस्तान को लेकर आ गया। बट इंडिया रशिया कॉम्बिनेशन इज अ स्ट्रॉन्गर कॉम्बिनेशन देन से चाइना पाकिस्तान इन ए वे। तो SCO में वो बैलेंस हो जा रहा था, लेकिन रशिया के लिए अब सिर्फ चाइना के साथ बायलैटरल रिलेशन में चाइना डोमिनेट कर रहा है। सो इट वांट्स टू हैव अ ट्राइलैटरल ताकि चाइना को वो बैलेंस कर सके विथ इंडिया, होपिंग कि इंडिया विल बी क्लोजर टू रशिया।
बट इंडिया के लिए मतलब अमेरिका को छेड़ने के लिए इट इज़ ए यूजफुल टूल, लेकिन इंडिया धीरे धीरे वेस्ट की तरफ ही जा रहा है। देखिए आप, पहले 70% डिपेंडेंट था रशिया पे फॉर हथियार इंडिया, अब 50% के नीचे हो गया है। फ्रांस का हिस्सा बढ़ते ही जा रहा है, मतलब फ्रांस के जितने रफाले इंडिया खरीद रहा है, सबमरीन्स खरीद रहा है। लेकिन अभी फिर इंडिया हैज जस्ट साइंड ए पानी के जहाज का नेवी शिप के लिए विद रशिया के साथ अभी एक डील साइन की है इंडिया ने। S-400 भी रशिया से ले रहा है। सो इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन रशिया, बट इट हैज रिड्यूस द शेयर। दो चीजें हो रही है, एक के नए कॉन्ट्रैक्ट्स कम आ रहे हैं और दूसरा इंडिया का बजट बढ़ रहा है। तो जो बजट बढ़ रहा है उसके नई चीजें वो दूसरी जगह से ले रहा है, जैसा कि ड्रोन्स अमेरिका से लिए, प्रेडेटर ड्रोन्स 3 बिलियन। तो उससे ये हो गया है कि इंडिया का रशिया का शेयर इन इंडिया बजट हैज रिड्यूस्ड, यानी इंडिया का डिपेंडेंस इज आल्सो रिड्यूसिंग, लेकिन 50% इज स्टिल क्वाइट अ बिट। मैं एक शो पे था जिसमें गजाला वहाब भी थी शो पे, आप उनका नाम जानते होंगे। सो शी वाज, मतलब मुझसे डिसएग्री कर रही थी। वो सेड कि भाई ये जो चीज़ें खरीदते हैं वो 30-30, 40-40 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उनकी, जो पानी का जहाज वगैरह। तो इंडिया इज डिपेंडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन रशिया। अगर अब S-400 लें तो 10-15 साल के लिए जो डिपेंडेंट है, पानी का जहाज ले तो और 30 साल के लिए डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर Su-57 लेते हैं तो मेंटेनेंस वगैरह के लिए डिपेंडेंसी खत्म नहीं होगी। तो इंडिया प्लस चाइना इज द सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का। तो इंडिया तो लगा हुआ है, ये चारों के साथ फंसा हुआ है ना, यूएस, रशिया, चाइना के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस हो गए। अगर आप इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स अब देखते हैं तो रशिया, चाइना, यूएस है फिल वक्त। So India is part of this, लेकिन India is not going to dump the US. India wants the US more than it wants Russia. दूसरी चीज ये है कि RIC को देखिए, RIC is like a small BRICS, right? अब BRICS तो 10-12 नेशन हो गए, लेकिन उसमें छोटा BRICS है। तो बड़ा BRICS is not able to balance G7 and America, तो छोटा BRICS क्या करेगा, right? It's like saying बड़ा इंट नहीं कर सका, छोटा इंट क्या करेगा? That is one question. The other thing is कि इंडिया उसी सूरत हाल में RIC की तरफ जाएगा अगर अमेरिका उसे धुतकार दे, which is not going to happen. देखिए, मेरी तो एडवाइस इंडिया की सरकार को ये है कि 2-3 साल आप नाक कान बंद करके खामोश बैठ जाएं। जो बात आ रही है वॉशिंगटन से उसको इग्नोर करें। 3 साल के बाद हवा इनको ठीक हो जाएगी। इवन अगर JD वैंस जीतता है ना 2028 में, he will be very different than Donald Trump. वो बहुत आइसोलेशनिस्ट है, मे बी वो बदल जाए, लेकिन कंसिस्टेंसी आ जाएंगी यूएस फॉरेन पॉलिसी में। अगर डेमोक्रेट आए तो दे विल, इंडिया के लिए तो अब सीख गए इन्होंने सबक अबाउट रिपब्लिकन्स। डेमोक्रेट्स विल बी गुड फॉर इंडिया। अगर JD वैंस आता है या कोई भी दूसरा रिपब्लिकन आता है, इट विल बी बेटर देन ट्रम्प। इतनी अनसर्टेनिटीज और इतने बड़े बड़े कदम नहीं उठाएंगे वो जिस तरह ट्रम्प उठाते हैं। सो बेसिकली इंडिया के लिए RIC की जरूरत नहीं है। दे नीड टू जस्ट सफर 3.5 years ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। बट RIC में एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया का इस पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात। इंडिया कैन नॉट हैव गुड अलायंस विद चाइना जब तक कि वो पाकिस्तान को इतना कमिट है। मैं कितना मजाक उड़ा था डॉक्टर जयशंकर का इस ट्रिप का, जो वो बीजिंग को गए, जैसा कि उनको एमनेसी हो गया, टेम्परेरी एमनेसिया हो गया उनको। मुझे लगता है उनके दिमाग से अप्रैल और मई गायब हो गए। मतलब वो कह रहे हैं कि अक्टूबर से लेके अभी तक, अक्टूबर 224 जहां काजान में मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से हुई, और अब तक हमारे रिलेशन स्टेडीली इंप्रूव हो रहे हैं। कहाँ स्टेडीली इंप्रूव हो रहे हैं भाई, मई में तो जंग हो गई थी, भूल गए, राइट? सो आई थिंक कि इंडिया इज ट्राइंग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद चाइना, लेकिन वो इकोनॉमिकली मोटिवेटेड है, नॉट जियोपॉलिटिकली, कि उनको चाहिए रेयर अर्थ मटेरियल्स। देखिए, इंडिया वांट्स टू बी ए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स। तो इंडिया के बड़े एक्सपोर्ट्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, आईफोन वगैरह अब बिग डील, और फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स के जो इंग्रेडिएंट्स है वो चाइना से आते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स है उसके बेसिक स्टफ चाइना से बन के आता है। तो अगर चाइना से इंपोर्ट्स बंद हो जाएंगे तो इंडिया के एक्सपोर्ट भी बंद हो जाएंगे। और आज काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई है कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 47% से बढ़ा है।
डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। ट्रम्प ने कहा था कि ये पिछली हुकूमतों की क्या पॉलिसी थी, इन्होंने रशिया और चाइना को इकट्ठे कर दिया, रशिया और चाइना को इकट्ठे कर दिया। लेकिन अगर ये देखा जाए जो ट्रम्प इंडिया के साथ कर रहे हैं, तो ट्रम्प ने तो रशिया इंडिया चाइना को इकट्ठे कर दिया है। सो हाउ कम दिस थिंग? एंड देन सेकेंडली एक और बात मैं इसमें ऐड पॉइंट करना चाहता हूँ। जो इंडिया के अंदर बहस होती थी कि हमने चाइना और पाकिस्तान को बहुत करीब कर दिया है, डू यू थिंक दैट the Indians have realized that we need to get back China to some extent, कि हमें एटलीस्ट कहीं ना किसी जगह के ऊपर हमें चाइना के साथ थोड़ी सी हमारे इतने नॉर्मल रिलेशन होने चाहिए कि हम उनको कह सकें भाई आप पाकिस्तान की इतनी सपोर्ट ना करो। डू यू थिंक समथिंग, ये दोनों फैक्टर्स की को कैसे देखते हैं? देखिए, मतलब ये तो लोग कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान और चाइना को ज्वाइन कर दिया है एंड इट हैज़ फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया है अगेंस्ट इंडिया। लेकिन आई डोंट थिंक इसमें इंडिया का कसूर है। देखिए, कौन आप मुझे बता सकते हैं कि किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को बहुत सारी हजारों किलोमीटर की जमीन तोहफतन अदा की हो? आप मिसाल दे सकते हैं जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ किया है कि इंडिया का जो इंडिया कहती है ये हमारा हिस्सा है, आपने उसको तोहफतन दे दिया चाइना को? कभी हुआ है दिस इन द हिस्ट्री? आई डोंट नो मेनी। मतलब छोटे मोटे होते थे कि मुंबई को दे दिया डावरी में, बर्तानिया ने पोर्चुगल को, या रिवर्स कुछ हुआ था मेरे ख्याल से, पोर्चुगल ने ब्रिटेन को दे दिया था एज ए डावरी मुंबई। वो कॉलोनीज को आप इस तरह देते हैं। सो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के आई थिंक रिश्ते वेर क्लोज इवन बिफोर 62। ये और बात है कि इंडिया और चाइना के रिश्ता वाज गुड, समझे ना? आप ये कह सकते हैं कि इंडिया चाइना रिलेशंस वेर गुड एंड सो वेर पाकिस्तान चाइना रिलेशंस। प्रॉब्लम ये हो गया है कि चाइना हैज बिकम मोर अग्रेसिव। अगर आप 2019 में जाते तो ये बातें नहीं कर रहे थे लोग। गलवान के बाद से शुरू हो गए ना ये बातें कि इंडिया हैज पुश। तो गलवान इंडिया का कसूर थोड़ी है, गलवान तो चाइना ने किया था। चाइना घुसा, उससे पहले डोकलाम में भी चाइना घुसा था 2017 में। तो चाइना इज कॉन्स्टेंटली पोकिंग इंडिया ना। डोकलाम में पोक किया, फिर उसके बाद नाम बदलते रहता है, वो अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। मैं भी वही कह रहा था कि बीजिंग का नाम बदल के बीजापुर रख देना चाहिए। उसको हम कहेंगे बीजापुर। सो दे कीप चेंजिंग द नेम्स ऑफ इंडियाज टेरिटरी इस तरह से। तो इंडिया को इनसिक्योर चाइना ने बनाया और इस वजह से मोदी ने क्वाड को दोबारा जिंदा किया, और ये 2017 के बाद, डोकलाम के बाद हुआ। उससे पहले क्वाड जो शुरू किया था वो आबे ने शुरू की थी ना। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, मनमोहन सिंह से मिला, फिर क्वाड शुरू हुई, बट इट वाज एट ए लो लेवल, लो की लेवल था। हेड्स ऑफ स्टेट लेवल पे तो बाइडन ने लेकर आया आफ्टर द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। तो मतलब ये एक किस्म से आप कह सकते हैं कि इंडिया के लिए इट वाज क्वाइट फॉर्चुनेट कि यूएस वाज डूइंग पिवट टू एशिया, और फिर चाइना ने बदमाशी करके इंडिया को पिवट टू वेस्ट कर दिया, राइट? तो इंडिया क्वाड की तरफ चला गया। सो आई थिंक कि अमेरिका जो पुश कर रहा है, मतलब दिस इज द बिग थिंग ना, कि रशिया को चाइना के गोद में डाल दिया, ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी की गलती है। अब देखिए, मुझे यूक्रेन की पॉलिसी समझ में नहीं आती है अमेरिका की। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट थिंक यूक्रेन इज दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है? मतलब मैं विदाउट, अगर आप कल्चरल चीज़ें ना इस्तेमाल करें तो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स से जितना हमने किया इज नॉट जस्टिफाइड। तो यू हैव टू गो इनटू जियो कल्चरल पॉलिटिक्स कि ये गोरों को बचाने जा रहे हैं। अमेरिका से ज़्यादा गोरा मुल्क है यूक्रेन। तो मैं मजाक से कहता हूँ ना कि अमेरिका को पैसे यूक्रेन को देना चाहिए तो सारे सारे गोरों को मिलेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका अपने पैसे अमेरिका पे खर्च करेगा तो उसमें कालों को भी, इंडियंस को भी, पाकिस्तानियों को भी, अरबों को भी मिलेंगे पैसे। सो इट इज़ बेटर कि अमेरिका के पैसे यूक्रेन पे खर्च करें ताकि खाली गोरों को। इट्स लाइक स्टूपिड लॉजिक ना। 250 बिलियन वहाँ पे हमने जाके डुबाए हैं अभी तक। सो ये यूरोपियंस आर इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज वो जेन्युइनली डरे हुए हैं रशिया से। वो समझते हैं कि ये यूक्रेन के बाद पोलैंड, पोलैंड के बाद, पोलैंड तो नहीं लेकिन जॉर्जिया और मोल्डोवा को तो वो खा ही जाएगा।
अभी हमारे प्रोग्राम में जॉर्जिया की एक स्कॉलर आई हुई थी, जो काफ़ी उनके नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की मेंबर थी, तो यहाँ थी वो 1 महीने से ज़्यादा, तो उसके साथ मैं काफ़ी गपशप लगा रहा था। तो वो उनके टेरिटरीज़ भी खा चुका है रशिया, मतलब देयर रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ भी हैं। नेटो का एक रूल है कि भई अगर आपके पास लैंड डिस्प्यूट हो, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, तो आप नेटो के मेंबर नहीं बन सकते। तो अब यूक्रेन में जो 20% खा गया है रशिया टेक्निकली, टू बिकम पार्ट ऑफ नेटो यूक्रेन विल हैव टू से कि ठीक है वो तुम्हारा ही है, लेकिन अगर यूक्रेन कहा कि हमारा है ये, तो वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो जाती। तो अकॉर्डिंग टू करंट नेटो रूल्स यूक्रेन नहीं बन सकता मेंबर। तो यूक्रेन को मेंबर बनाने के लिए नेटो माइट चेंज दैट रूल। तो जॉर्जिया वाले खुश हो रहे हैं कि अगर वो यूक्रेन के लिए रूल निकाल देते हैं, देन ये भी घुस सकते हैं, क्योंकि तो वो मुझे लंबा एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि कह रही थी कि वेस्ट जर्मनी को तो बनाया ना आपने, वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी जब डिवाइडेड थे तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो था ही सोवियत यूनियन के साथ, उसके बावजूद आपने जर्मनी को 1949 में मेंबर बनाया नेटो का, तो जॉर्जिया को क्यों नहीं बना सकते, यूक्रेन को क्यों नहीं बना सकते। बट एनीवे द पॉलिसी यहाँ पे कहते हैं कि रशिया को चाइना के गोद में ढकेल दिया, बट द वेस्ट फील्स वेरी सिक्योर विथ इंडिया कि इंडिया इनको छोड़ के नहीं जाएगा इन द लॉन्ग रन। देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है, सेकंड बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, लेकिन अगर कंट्रीज देखे तो ईयू है, ईयू इज आल्सो ए बिग ट्रेडिंग पार्टनर। बरतानिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। इंडिया इज नॉट नेगोशिएटिंग ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना, बट विद यस। यूके, यूरोप, यूएस के साथ कर रहा है। फिर आप देखो ना, जो बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में, पैदा होने से पहले ही वो अपनी ग्रीन कार्ड के लिए वीज़ा, जीआरई, ये उसके लिए अम्मा की पेट से प्रिपरेशन शुरू हो जाता है अमेरिका जाने का, राइट। लेकिन कोई चाइना या रशिया जाने की बात नहीं कहता। मेरे कई मार्क्सिस्ट दोस्त हैं जो अमेरिका में अब प्रोफेसर हैं, वो मेरी तरह इंजीनियरिंग करके एमबीए करके अमेरिका आ गए, है बड़े मार्क्सिस्ट, अब काम कर रहे हैं ममदानी के कैंपेन्स में। लेकिन उन्होंने एक बार भी, ये बात मुझे अच्छी तरह से याद है, बचपन से देख रहा हूं मैं इनको, एक बार भी ख्वाहिश जाहिर नहीं करी कि हम सोवियत यूनियन जाएंगे जब वो कम्युनिस्ट थे हाई स्कूल में, जब से वो अमेरिका आने की फिक्र है, राइट। तो ये जो मैग्नेट है वेस्ट, चाइना इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए मैग्नेट, ना रशिया है। रशिया इंडिया की मजबूरी है, डॉक्टर साहब इंडिया का शौक है। बिल्कुल सही कहा, आई एग्री विद यू, आप काफी दफा ये आर्गुमेंट कह चुके। डॉक्टर साहब, ये जो यूरोपियन यूनियन ने इंडिया पे सैंक्शन की है, वो जो एक ऑयल कंपनी पे, ये क्या है? कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट टाइम एन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन सैंक्शन। इज दिस अ सिग्नलिंग टू इंडिया? इट्स अ फ्रस्ट्रेशन हो गया है उनको, यूरोपियंस को, कि वो रशिया की इकोनॉमी इज डूइंग सो वेल। जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 में अगर आप पीपीपी पे एडजस्ट करें तो रशिया इज द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी। सीएसआईएस ने अभी एक लंबी एनालिसिस की रशिया की इकोनॉमी का, सेइंग कि ये वॉर इकोनॉमी है, इसलिए ग्रो हो रही, चल रही है ठीक ठाक। वॉर रुक गए तो ये एकदम ठप हो जाएंगी इनकी इकोनॉमी, क्योंकि फौज जंग के लिए जो चीज़ें बना रहा है रशिया, उसके वजह से कंजम्पशन हो रहा है और उसके वजह से जॉब्स भी हैं, और इस वजह से वो इकोनॉमी चल रही है। बट एट द बैक ऑफ इट अगर आप देखें, इंडिया और चाइना ने मिलकर तकरीबन हर साल 300, पिछले 2-3 साल से $300 बिलियन वर्थ ऑफ तेल खरीदा है। जो ट्रेड है इस अबाउट $300 बिलियन, तो विच इज़ क्लोज टू 15% of the GDP of रशिया। तो 15% तो ये 2 मुल्कों से आ रहा है। तो वो तड़प रहे हैं कि कैसा इसको रोकें, तो हाउ टू मेक श्योर कि रशिया मतलब हार मान रहा ही नहीं, उल्टा चढ़ा हुआ है वो यूक्रेन के ऊपर, एंड दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट द यूएस। और यूएस तो अब नए सैंक्शंस लगा नहीं रहा है, तो यूरोप ने कहा कि वी हैव टू डू दिस। और इससे देखिए एटलीस्ट $15 बिलियन का इंडिया का नुकसान हो सकता है इसके वजह से, ये सैंक्शंस की वजह से। यानी इंडिया इज एक्सपोर्टिंग $15 बिलियन वर्थ ऑफ ऑयल टू यूरोप, जो रशिया से आ रहा है, रशिया से आके रिफाइन होके वो जा रहा है, वो सस्ता है। बट अगर ये बंद कर देते हैं इंडिया से, तो उनको वो तेल अमेरिका से लेना पड़ेगा और महंगा पड़ेगा, राइट।
तो यूरोप इज डेस्परेशन, मतलब आई एम वेरी, एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि ना ये हिमाकती है, ये जो यूरोप की जो पॉलिसी है ये यूरोप को डुबाएगी, इंडिया को नहीं डुबाएगी। इंडिया डाइवर्सिफाई कर देगा, ये तेल रशिया का तेल लेकर ये कंपनी वो मलेशिया को बेच दे, वही तेल, यू कैन जस्ट चेंज इट ना, जो इराक से आ रहा है वो रिफाइन करके यूरोप को भेज दे, और जो रशिया से आ रहा है वो, मतलब दूसरे, जो इंडिया में एक ही थोड़ी है रिफाइनरी, देयर आर अदर रिफाइनरीज, वो रिफाइनरीज को वो बिजनेस मिल जाएगा यूरोप वाला। ये वाला जो रिफाइनरी जिसको इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है उसका 47% शेयर इज विद रशिया, रशियन इकोनॉमी। तो बेसिकली यूरोपियंस, जब इंडिया जब उनसे बात करेगा, ये कर रहा है, तो यूरोपियंस आर सेइंग कि नहीं भाई, हम तो रशियन कंपनी को सैंक्शन डाले हैं, इंडिया पे नहीं डाला सैंक्शन, समझे ना आप? सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन बात कर दी है कि जी 5 जहाज गिरे, अब वो सुना है कि सुबह इंडिया के अंदर पार्लियामेंट का सेशन चलने लगा है, तो उसमें हर मिनिस्टर जो है वो तैयारियां पकड़ रहे हैं, मीडिया भी पूछ रहा है, राहुल गांधी भी पूछ रहा है, ये बेसिकली ट्रंप का क्या मकसद था, ये इस बात को आगे लेके जाना? फर्स्ट पॉइंट ये था कि मैंने जंग बंद कराई, मैंने इकोनॉमी की लिवरेज इस्तेमाल की, एंड नाउ 5 जहाज गिर गए। अब ये उसने नहीं कहा इंडिया के गिरे कि पाकिस्तान के, सारी बात है इंडिया के गिरे हैं, सबको पता है, लेकिन हाउ डू यू मेक इट दिस, क्या ऐसे क्या मकसद क्या है? देखिए, सिंगापुर में जब इंडिया के जो चीफ, जो मेन ऑफिसर है, क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, सीडीएस, जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये 5 और 6 के जो नंबर है ये गलत है। सो आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट हिज वर्ड कि 5 या 6 वाला इज नॉट द राइट नंबर जो पाकिस्तान क्लेम करता है। बट उन्होंने ये भी कहा वी सफर्ड लॉसेस ऑन द 7th, जिस वजह से हम स्ट्रैटेजी चेंज की। बाद में वो इंडोनेशिया में वो पोल और एक फौजी ने खोल दी बाय सेइंग के गवर्नमेंट ने हमको कहा था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को ना अटैक करें, इसलिए हमसे, दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक बिग मिस्टेक। अगर पहले एयर डिफेंसेस को अटैक करते फिर बमबारी करते तो शायद वो दे वुड नॉट हैव लॉस्ट सम प्लेन्स व्हिच दे लॉस्ट। तो द जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि 1 रफाले और 2 हवाई जहाज शायद इंडिया लूज किया। बट वो छोड़ें आप, ये ट्रंप मुझे लगता है इंडिया को ट्रोल कर रहा है वो उसको लग गई है चूल, वो बार बार, आई थिंक ही इज इरिटेटेड कि इंडिया इज डिनाइंग अमेरिकाज रोल इन द सीज़फायर, और ये बिल्कुल गलत बात है इंडिया की कि अमेरिका का कोई रोल नहीं। तो फिर रात भर आप क्यों बात कर रहे थे? अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता और मुझे कोई ऐरा गरा फोन करता तो मैं उसको कहता, यार मैं जंग लड़ रहा हूँ, यू इडियट, कॉल मी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो व्हेन द वॉर इज ओवर। मैं शो करता हूँ तो मैं फोन नहीं उठाता हूँ, ये तो जंग लड़ रहे हैं, राइट? तो फिर आप क्यों ले रहे हैं फोन जेडी वैंस का, क्यों ले रहे हैं मार्को रूबियो का फोन पे फोन? एक भी नहीं, 2 बार मार्को रूबियो ने फोन की, जेडी वैंस तो ने डायरेक्ट वो मोदी से बात कर लिया, वो भी रात को। Why are you taking their phones? You're in the busy in the water। और पाकिस्तान के मामले में तो इंडिया इज जस्ट बायलैटरल, राइट? तो why are you talking to them, right? तो फिर वो, आप अगर आप गौर से, वो मैंने वो बहुत बार वो सीक्वेंसिंग पढ़ी है, और वो सीक्वेंसिंग के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने अमेरिका को कहा कि अगर वो रुके तो हम रुक जाएंगे, ठीक है? दिस इज व्हाट आई थिंक इंडिया टोल्ड मार्को रूबियो को। जयशंकर ने कहा, देखो हम तो रुकने वाले नहीं है ऑन आवर ओन, इफ दे स्टॉप देन वी विल स्टॉप। तो उन्होंने पाकिस्तान को कहा, तो पाकिस्तान ने रूबियो को कहा कि हाँ हम रुक जाते हैं। तो रूबियो ने इनको फोन करके कहा वो रुकने के लिए तैयार है, क्या तुम रुक जाओगे? तो इन्होंने कहा हाँ। तो हाउ इज दिस नॉट मीडिएटिंग, मुझे बताइए, इसमें मीडिएशन कैसा नहीं हुआ? तो और ये बात हो सकता है कि बाद में ट्रंप ने ऐड कर दी हो कि मैंने ट्रेड की बात, आई थिंक ट्रेड का कोई जिक्र ही नहीं निकला। द ओनली मोटिवेशन वाज डी एस्केलेशन, कि भाई रोके वरना इट विल एस्केलेट। आई थिंक दैट वाज द ओनली थिंग दैट दीस गाइज वर टॉकिंग अबाउट। ट्रेड का कोई जिक्र नहीं आया बिकॉज ट्रंप वाज नॉट देयर, और ट्रंप के दिमाग में ट्रेड है, इन लोगों के दिमाग में उतना नहीं है, राइट? रूबियो के और जेडी वैंस के दिमाग में उतना नहीं है। रूबियो इज एन ओल्ड हैंड, वो सेनेट में बहुत साल था, उसको पुरानी बातें याद है, वेयर इंडिया प्लेड अ रोल। इंडिया हैज प्लेड अ रोल ड्यूरिंग कारगिल,
इंडिया हैज प्लेड अ रोल उसके बाद भी कई बार इंडिया हैज प्लेड अ रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट अ सीज फायर बिटवीन द यूएस एंड इंडिया एंड पाकिस्तान. अब इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि आई डोंट नो व्हाई दे मेड अ बिग डील ऑफ इट. मतलब इसमें बड़ी डील की क्या चीज है. इंडिया इज इरिटेटेड के उसने कहा कि मैं मीडिएट करूंगा कश्मीर पर, जो शुरू में कहा था वो नहीं कह रहा है, इफ यू नोटिस राइट. उसने कह रहा है कि मैं सीज फायर कराऊंगा. इंडिया को गुस्सा इस बात पे आया कि उसने कहा कि वी हैव कॉज द सीज फायर एंड नाउ वी विल मीडिएट ऑन अदर इश्यूज. अगर आपको याद है मार्को रूबियो ने भी कहा कि ब्रॉडर इश्यूज. तो मैंने एक्चुअली एक शो किया था सेइंग ये ब्रॉडर इश्यूज क्या है भाई. यानी कश्मीर की तरफ इशारा है. 2017 के फर्स्ट टर्म में भी ये कश्मीर के मामले में दखल देने की कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप ने. इससे पहले ओबामा ने एक स्पेशल ऑनवाई अपॉइंट कर दिया था, याद है आपको. तो इंडिया ने इतना धूम किया तो फिर उसके बाद उसको लाइक 48 आवर्स में उसको फायर कर दिया. उसने रिचर्ड हॉलब्रुक. हाँ, तो उसको निकाल दिया. रिचर्ड हॉलब्रुक के साथ मैंने काफी वक्त गुजारा है बाय द वे दोहा में. वी थॉट कि अगर जॉन केरी जीतेगा तो रिचर्ड हॉलब्रुक वुड बिकम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लेकिन जॉन केरी हार गया. तो द यूएस हैज ऑलवेज बीन ट्राइंग टू गेट इन ऑन द कश्मीर एक्शन. इंडिया उसको ब्लॉक करता है. तो आई थिंक इस वजह से इंडिया का ना मूड खराब हो गया ऑन दिस होल सीज फायर इशू. लेकिन उसके बाद ट्रंप ड्रॉप द कश्मीर की बात नहीं कर रहे हो एट ऑल. इफ यू नोटिस पहले 2-3 दिन में आया, उसके बाद से ही इज जस्ट क्लेमिंग के मैंने सीज फायर करवाया. और दैट कैन बिकम एन इश्यू इफ एट सम पॉइंट इंडिया ट्रंप को अगर नोबेल प्राइज नहीं मिलता और वो समझते हैं कि इंडिया ने जो डिनाई किया उसकी वजह से मुझे नहीं मिला, क्योंकि अब तो इजराइल और पाकिस्तान दोनों ने उसको नॉमिनेट कर दिया है ना. तो 2 हॉटस्पॉट से उसको नॉमिनेशंस मिल चुके हैं. फ़लस्तीनी तो कुछ नहीं कह रहे बेचारे, उनसे कोई पूछ रहा भी नहीं. लेकिन इंडिया का जो पोजीशन है, अगर इंडिया भी एंडोर्स कर देता है कि हाँ ही प्लेड द रोल इन सीज फायर एंड वी आल्सो नॉमिनेट हिम, आई डोंट नो व्हाई इंडिया हैज नॉट डन दैट. मुझे लगता है अगर वो करते तो 4-5 पॉइंट ट्रेड पे गिर जा सकते हैं इंटरेस्ट रेट. दे शुड डू इट बिफोर द डील इज डन. डील के बाद नहीं. मतलब ठीक है, मोदी से नहीं हो रहा तो मे बी जयशंकर कह दे कि we don't think that the US pressured us, but we value US role and we nominate him for Nobel Prize कर दें. I guarantee you 2-3 पॉइंट टैरिफ पे जरूर कम हो जाएगा. बिल्कुल सही है. Thank you very much, Professor Dr. Mukhtar Khan sir. Thank you very much for your time.